नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे, लेकिन जिस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ट्रेंड तो पूरे देश में देखा जा रहा है, सभी पार्टियों में देखा जा रहा है। देखिए, कहने के लिए हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की बात करते हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वह कहती है हम जन जन की पार्टी हैं, हम जनता की बात करते हैं और जनता को मौका देते हैं। लेकिन जब कभी कोई चुनाव आता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, यह लोकतंत्र राजतंत्र में बदलता दिखता है। मतलब राजतंत्र परिवार का ही कोई आदमी आगे जाएगा, परिवार में कोई दूसरा नहीं है, तभी किसी तीसरे को मौका मिलता है, चौथे को मौका मिलता है। और देखिए, बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज को छोड़ दे तो फिर से सभी पार्टियों ने परिवार पर ही भरोसा किया है, और किसी ने बेटे को आगे बढ़ाया, किसी ने बहू को आगे बढ़ाया, और कहीं से पत्नी। लेकिन देखिए, शोर और इसका श्रेय प्रशांत किशोर को भी जाता है कि परिवार से अलग हटना होगा यदि बिहार को आगे ले जाना है। हम और आप यह महसूस करते रहे हैं कि जब परिवार से ही कोई आगे जाता है तो जब तक परिवार का मुखिया जिंदा है वही राजनीति को संभाल रहा होता है। ठीक है कि तेजस्वी यादव ने अब आरजेडी को अच्छे तरीके से संभाल लिया है, लेकिन शोर है इस बार, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अधिक शोर है कि परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। यह बात नहीं चलेगी कि इसके बदले वो, उसके बदले वो। लेकिन क्या वोट के रूप में यह बदल पाएगा? हमने आपने देखा 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में जिस तरीके से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। रामगढ़ में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत सिंह। एक बेटे सुधाकर सिंह लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, तीसरे बेटे एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं। बेलागंज में सुरेंद्र यादव सांसद बन गए तो अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे डॉक्टर विश्वनाथ यादव आरजेडी का टिकट हासिल किए हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी, जो वंचितों की बात सबसे तेज करते हैं, टिकट देने की बारी आई तो बहू दीपा मांझी को ही चुना। बीजेपी की बात करें तो तरारी में सुनील पांडे के बेटे को। लेकिन जो शोर है, लोग कह रहे हैं, मुखर होकर कह रहे हैं। ये दूसरी बात है कि हमने यह ट्रेंड भी देखा है कि जो मुखर लोग मुखरता के साथ चुनाव के पहले कहते हैं वह वोट के समय बदल जाते हैं, और फिर बिहार या देश उसी परंपरा से, उसी लीक से आगे बढ़ता रहता है, और हम सभी कहते रहते हैं कि परिवारवाद से कब छुटकारा मिलेगा। देखिए, बीजेपी जो कहती है कि हम तो पार्टी भी डिफरेंस है, वह भी कितना बदल गई है। तो यह जो शोर है और यह जो उपचुनाव है, बहुत छोटे से कार्यकाल का उपचुनाव है। अगले साल फिर से चुनाव होना है, और बिहार की जनता का मिजाज यदि बदल गया, इसे एक लिटमस टेस्ट भी मानते हैं। प्रशांत किशोर ने किसी का खेल बिगाड़ दिया या बना दिया, परिवारवाद से मुक्ति मिली, तो फिर यह भी माना जा रहा है, कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि 2025 में यदि परिवार गड़बड़ाया उपचुनाव में तो 2025 में परिवार के लोगों को टिकट देना मुश्किल हो जाएगा सभी पार्टियों के लिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? और परिवारवाद की राजनीति, समाजवाद की बात, पार्टी डिफरेंस और प्रशांत किशोर की मुहिम कि परिवार नहीं, अच्छे लोगों को लाना है। लेकिन हमने यह भी देखा कि प्रशांत किशोर को भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बेलागंज में उम्मीदवार बदला, और परिस्थिति बस तरारी में भी उम्मीदवार बदलने की नौबत आ गई। अजीत जी। देखिए, ये एक तो
अब हम लोग बिहार से ही बात शुरू करते हैं। ये जी परिवारवाद का मुद्दा तो बहुत बड़ा है, जैसा आपने अपनी बात के शुरू में ही कहा कि ये पूरे देश में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन जी हम लोग बिहार से ही बात शुरू करें, बिहार की बात पर ही अगर रहते हैं, तो हम्म, आमतौर पर ये चर्चा होती है, माना भी जाता है और काफ़ी हद तक सही भी है कि तमाम बड़े राजनीतिक प्रयोग जो हैं वो बिहार से होते हैं। बिल्कुल इस बात को दिल्ली में कई कई संदर्भों में लोग कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो बदलाव है या जो क्रांति है, जो आंदोलन होना है, इस सरकार को भी बदलने के लिए या जिस विचारधारा की अभी अभी चारों तरफ तूती बोल रही है उसको बदलने के लिए, वो शुरुआत भी बिहार में ही होगी। खैर वो जी एक लॉन्ग शॉट है, वो बात की बात होगी, लेकिन परिवारवाद के खिलाफ भी अगर कुछ बदलाव होने की बात आती है तो वो बिहार से होगा, इसकी उम्मीद देश भर के लोग कर रहे हैं। और वो चर्चा जी बार बार होती है दिल्ली में, तो इसलिए हमको इस बात का अंदाजा है। तो हम्म, आप देखिए कितने प्रयोग बिहार में हुए और सफल हुए। 77 का जो प्रयोग रहा, पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाने का प्रयोग वहीं से शुरू हुआ था, सबने देखा। जी मंडल की हम्म, राजनीति किस तरह से सफल हुई, सबने देखा, बिहार से ही हुआ। और अभी भी लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक था, अपोजिशन का गठबंधन था, उसकी नींव भी तो बिहार में ही पड़ी थी। बिल्कुल नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री आवास में एक अणे मार्ग में उसकी नींव पड़ी थी और वहीं सारी पार्टियां जुटी थी। पिछले ही साल की तो बात जी है, 2023 के जून में हमको लगता है पहली बैठक हुई थी और उस वहां 17 पार्टियों के नेता जुटे जुटे थे और इंडिया ब्लॉक बनाने की नींव पड़ी थी। तो ये तमाम बिल्कुल प्रयोग बिहार में होते हैं। तो इसको एक प्रयोग माने कि परिवारवाद के खिलाफ प्रशांत किशोर एक प्रयोग कर रहे हैं। देखिए जी बाकी पार्टियां उनसे नहीं हटने वाली, और हम्म, वो क्यों नहीं हटने वाली हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। एक पार्टियां एक दुष्चक्र में फंस गई, जिसको फ्रैंकेनस्टाइन बनाना कहते हैं, भस्मासुर बनाना कहते हैं। पार्टियां वो बना हम्म, चुकी हैं, सबने अपने अपने फ्रैंकेनस्टाइन बना चुके हैं कि आपने अगर बिल्कुल उसकी टिकट नहीं दी तो वो बागी खड़ा हो जाएगा और आपके कैंडिडेट को हरवा देगा। आपने इतना इतना ताकतवर उसको बना दिया है पार्टियों ने, परिवारवाद की राजनीति से ही, जातिवाद की राजनीति से ही, बाहुबल धनबल की राजनीति से ही, कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और ये हम लोगों ने जी देखा, नवादा के लोकसभा चुनाव में देखा, कई जगह देखा हम लोगों ने, जहां बागी खड़े हम्म, हुए उन्होंने नुकसान पहुंचाया। और वो बागी उन्हीं पार्टियों के बनाए हुए, उन पार्टियों के सुप्रीमो के बनाए हुए लोग थे, जिनको बिल्कुल ऐसा खून मुंह को लग गया है कि अगर हमारे परिवार को नहीं दिया तो फिर हम किसी और को नहीं होने देंगे, हम आपको मजबूर करेंगे कि आप आगे हमारे परिवार को दें टिकट। तो ये जो धारणा बनी हुई है बिहार में, इसको तोड़ने के लिए एक प्रयोग के तौर पर प्रशांत किशोर आगे आए हैं। प्रशांत किशोर सामने आए हैं बिहार की राजनीति के समूचे स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए। ज्ञानेश्वर जी, सिर्फ परिवारवाद का नहीं है, जो बिल्कुल पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, आप लिखते भी हैं कई बार कि बाहुबल का मामला हो, धनबल का मामला हो, परिवारवाद का मामला हो, भ्रष्टाचार का, जितने तरह का स्टीरियोटाइप है बिहार को लेकर के, आप देश में किसी से पूछिए, पत्रकार जब जाते हैं लोकसभा या चुनाव विधानसभा कवर करने, तो उनकी पहली चिंता होती है कि वहां सुरक्षित तो रहेंगे। अब जी सोचिए कितने किस जमाने की बात है, लेकिन ये धारणा हम्म, बनी हुई। और लोकसभा चुनाव के समय ही एक बड़ी महिला पत्रकार दिल्ली से जा रही थी, तो हमने आप ही से कहा था कि आप कोऑर्डिनेट हाँ करिए उनके बिल्कुल लिए। बिल्कुल जी तो ये स्थितियां होती है, ये स्टीरियोटाइप जो बिहार को लेकर के बना हुआ है कि वहां अपराधी चुनाव जीत जाते हैं, बाहुबली चुनाव जीत जाते हैं, या परिवार के लोग ही चुनाव जीतेंगे, अच्छा आदमी कैसे राजनीति में आएगा, उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने का ये चुनाव है। बाई इलेक्शन 4 ही सीटों का बाई इलेक्शन है, लेकिन हम जी इसके पहले भी एक बार और एग्जाम्पल दिए थे ज्ञानेश्वर जी की। जबलपुर सीट ने इस बात की बुनियाद रखी थी कि 77 में देश में पहली गैर कांग्रेस बिल्कुल सरकार बनी। एक सीट का बाई इलेक्शन था और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे सेठ श्री गोविंद दास, जो मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनके खिलाफ शरद यादव चुनाव लड़े थे। 25 साल जी में शरद यादव ने उनको हरा दिया था और उस दिन हम्म, ये तय हो गया था कि अब इंदिरा गांधी की सत्ता जाएगी, अब देश में गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो बाई हम्म, इलेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़े छोटे हैं तो उनका असर नहीं हो सकता है, प्रतीकात्मक है, उनका दूरगामी असर हो सकता है। और जो आपने कहा कि अगर प्रशांत किशोर का प्रयोग सफल होता है, साफ सुथरी छवि के पढ़े लिखे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पहले से राजनीतिक कार्यकर्ता है, छवि अच्छी रही है, अगर वो लोग चुनाव जीतते हैं तो एक नई राजनीति की शुरुआत होगी बिहार में और तमाम पार्टियों को झक मार करके उस राजनीति के पीछे आना होगा और उसमें निमेरो उनो होंगे प्रशांत किशोर, इसलिए उनको बढ़त होगी। बाकी सबको फॉलो बिल्कुल करना होगा, उनके लाइन को आकर के बिल्कुल फॉलो करना होगा। जी कास्ट इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट इक्वेशन जी आप बनाइए, हर पार्टी बनाती है, क्योंकि जाति हम्म, समाज की सच्चाई है और सिर्फ बिहार के समाज की सच्चाई नहीं है, पूरे देश के समाज, पूरे देश की सच्चाई है ये। और हम इस हम्म, बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं कि आप जातीय समीकरण साधिए चुनाव में या जातियों का राजनीतिकरण जो कहते हैं। जो हमने एक बार और आपको कहा था कि प्रोफेसर रजनी कोठारी, जो हम लोग जिनको आदर्श मानते हैं राजनीतिक और समाज शास्त्र के विज्ञान में, वो बार बार कहते थे कि ये कोई बुरी चीज नहीं है और राजनीतिक जातिवाद का
राजनीति का जातिवाद नहीं हो रहा है, जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, और इससे जातियों का जातियां राज। इंपावर्ड हो रही हैं। जातियों का जी राजनीतिकरण होता है तो पार्टियां इंपावर होती हैं। देखिए, अगर एक समीकरण के तहत अगर 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 जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं हुए हुए होते तो क्या हम्म, आज उनकी पार्टी, आज उनको जिस जाति से आते हैं वो जातियां इतनी मुखर होती क्या? नहीं होती वो बिल्कुल जातियां मुखर। या रामविलास पासवान अगर 1969 में विधायक नहीं हुए होते तो आज वो हैसियत नहीं बन पाती जो उनकी जाति की हैसियत बनी है। तो जातियों का जो, जब राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ती है, उन जातियों का राजनीतिकरण होता है, तो इससे जातियां इंपावर होती हैं। इसलिए अगर प्रशांत किशोर कहीं जाति का समीकरण बना रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, वो जाति तो सच्चाई बनाया है ही ना, समाज। वो तो देखिए इसी 4 उपचुनाव में देखिए, एक जगह मुसलमान लड़ा रहे हैं, एक जगह दलित लड़ा रहे हैं, एक जगह सवर्ण लड़ा रहे हैं और एक जगह कुशवाहा लड़ा रहे हैं। तो चारों विधानसभा क्षेत्र के अपने उम्मीदवारों से वह एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मेरा भी समीकरण है और जो दूसरों के समीकरण है उसको हम भेद सकते हैं। सफलता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, हमने कल रात को देखा कि जनसुराज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मैं दूसरी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है तो उसे भी देखता रहता हूं। और देखिए, जनसुराज पार्टी की सूची में हमने क्या परिवर्तन देखा। दूसरी पार्टियों की जब सूची जारी होती है तो जो उनके बड़े नेता होते हैं उनका नाम नंबर 1 पर होता है, नंबर 2 होता है, नंबर 3 होता है। और हमने जनसुराज पार्टी की सूची में देखा कि 25 लोगों में सबसे आखिरी नाम प्रशांत किशोर का, सबसे पहले अध्यक्ष मनोज भारती और फिर दूसरे तमाम नेता। मतलब मुझे वह बात याद आ गई कि कैसे बड़े लोग क्लास में जब जाते हैं और जब उन्हें समझना होता है, पढ़ना होता है कि मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, व्यवस्था कैसी है, तो वह सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और पूरी बात को समझते हैं। तो प्रशांत किशोर ने सबसे निचले पायदान पर रखा, यह भी एक नया प्रयोग है। बिल्कुल, उस प्रयोग पर आएंगे, लेकिन जो आपने कहा ना कि अब प्रशांत किशोर सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, जी। देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। हम तो इस बात को मानते हैं, और हम लोग इतिहास के विद्यार्थी, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते एक एक छोटा सा इंसिडेंट आपको सुनाते हैं। आजादी की लड़ाई का इंसिडेंट है ये। जी। गोपाल कृष्ण गोखले केंद्रीय असेंबली के सदस्य होते थे, और ये वो समय था जब महात्मा गांधी भारत नहीं लौटे थे। ये संभवतः 1911 का समय था, 1911 का साल था। तो जी। अनिवार्य शिक्षा का एक विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय असेंबली में पेश किया था, अनिवार्य शिक्षा का। सोचिए कब आज जाकर के शिक्षा का अधिकार कानून बना है, वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। लेकिन जी। 100 साल पहले, करीब 110-12 साल पहले उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। जब उसकी चर्चा होने की बारी आई तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जाएगा, अच्छा। लेकिन मुझे इसका तनिक भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन लोगों को अपनी असफलताओं से देश की सेवा करनी है। बिल्कुल। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनको अपनी असफलताओं से देश की सेवा करनी है। जो पीढ़ी अपनी सफलताओं से देश की सेवा करेगी उसका आना अभी बाकी है। उसके 5 जी। साल के बाद महात्मा गांधी भारत की धरती पर आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौट करके। तो प्रशांत किशोर की असफलता भी कोई नुकसान की बात नहीं है। उन्होंने जो प्रयोग किया, अगर उस प्रयोग पर डटे रहते हैं तो वो अपनी असफलताओं से भी बिहार की सेवा करेंगे। जो पीढ़ी फिर अपनी बिल्कुल। सफलताओं से सेवा करेगी वो आएगी। हालांकि ये बात नहीं है कि वो असफल ही हो जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि वो असफल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो प्रयोग किया है, अगर उसमें असफल भी होते हैं तो वो बिहार को रास्ता दिखाने वाला प्रयोग होगा। बिहार के लोगों को ये समझ में आना चाहिए है कि जिस राजनीति के पीछे आज तक वो चलते रहे हैं, उस राजनीति ने किसी का भला नहीं किया है। न बिहार का बिल्कुल। भला किया है और न इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का भला किया है, चाहे न जी। किसी जाति का भला किया है, न किसी समुदाय का भला किया है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता। प्रशांत किशोर जो अपनी बातें कह रहे हैं, वो जाके पूछते हैं ना मुसलमानों की बस्तियों में, भाई क्या भला हुआ आपका, आप एमओआई समीकरण की इतने वर्षों तक सरकार रही तो क्या भला हो गया आपका? या जिस समीकरण की सरकार रही हो उस समीकरण में जो जातियां शामिल होती हैं उनका क्या भला होता है नेताओं के नहीं, परिवार पर? वो तो कहते हैं ना कि आप मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर मैं किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन आप इतने बड़े डरपोक निकलते हैं कि बीजेपी के नाम से आपको डरा दिया जाता है, लेकिन आपको मिलता क्या है? तो वह तो बिल्कुल खुली चुनौती देते हैं कि भाई आप मुसलमान बीजेपी के नाम से डर गए, जो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से डरते ही नहीं है, लेकिन जो आपको डराते हैं उन्होंने आपको क्या दिया? बिल्कुल, तो वही बात है ना, वो प्रयोग, उस प्रयोग के लिए वो कुछ भी कह रहे हैं, लोगों को जगाने के जी। लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, उकसा रहे हैं उनको, हम्म। किसी तरह से उनके मन में ये भावना आए कि एक बार, कम से कम एक बार तो परिवार, जाति, धर्म इन सब से उठ करके बिहार के लिए वोट करें।
और ये जो अभी बिल्कुल। तक की जो राजनीति होती रही है, वही जो हम अपनी बात कंटिन्यू करें वहीं से, न किसी जाति का भला हुआ है, न किसी समुदाय का भला हुआ है और न बिहार का भला हुआ है, सिर्फ परिवारों का भला हुआ है। जितने परिवार राजनीति में रहे, आप उठा करके देखिए, 1200 परिवारों की बात प्रशांत किशोर कहते हैं, उन परिवारों की संपत्ति की जांच करिए, उन परिवारों के सामाजिक हैसियत की जांच करिए, उनका सोशल क्लाउट है उसकी जांच करिए, कितने बड़े हो गए वो लोग, और क्या उसी अनुपात में उनकी जाति के दूसरे लोग बड़े हुए हैं? उनकी जाति के दूसरे लोग किस पायदान पर खड़े हैं, कहां खड़े हैं? तो ये अपने बस आप में वो इतनी कहते बड़ी हैं कि आवाज मिल गई, बस वो कहते हैं आवाज मिल गई, लेकिन आवाज मिलने से क्या होता है? बाकी क्या हुआ? क्या सिर्फ कुछ ठेकेदार पैदा हो गए, कुछ रंगदार पैदा हो गए? देखिए, शैक्षणिक क्रांति क्या हुई, आर्थिक क्रांति का ही क्या हुई? आर्थिक क्रांति सही तरीके से, बालू और शराब और दारू वाला नहीं। नहीं, हम देखिए, हम तो इस बात को भी मानते हैं, ये बात जो लोग कहते हैं कि 90 के दशक में लालू यादव ने जो पॉलिटिक्स की उससे गरीबों को और दलितों पिछड़ों को आवाज मिली, तो ये उस समय पूरे देश में ये चीजें हो रही थी, पूरे देश में ये सब चीजें हो रही थी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हो रही थी ये चीजें, उस समय वहां मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी और एक सामाजिक बदलाव का वो समय था, और उसकी शुरुआत वीपी सिंह ने की थी। मंडल की जब रिपोर्ट लागू हुई थी और मंडल की रिपोर्ट का जिस तरह से विरोध हुआ था, और पक्ष विपक्ष में जो बंटवारा हुआ, सोसाइटी का जो डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के कॉन्फ्लिक्ट ने, उस डिवीजन के समय जो हुए विभाजन के तनाव ने इन चीजों को जन्म दिया। उसमें एक जो कैटलिस्ट की भूमिका होती है वो जरूर बिहार में निभा रहे थे लालू प्रसाद, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, या बाद में उसके थोड़े समय के बाद मध्य प्रदेश में हुआ भारती शिवराज सिंह चौहान वगैरह, सबने ये एक दौर चला था। तो वो दौर तो समाप्त हो गया ना। अब उसके बाद क्या? उसके बाद अब कब तक आवाज देने की लड़ाई तो नहीं चल रही है ना। अब तो आवाज मान लीजिए मिल गई ना, तो उसके बाद क्या है, दूसरा पायदान क्या है? और ये इस बात को भी हम थोड़ा एग्जेजरेटेड मानते हैं कि आवाज उसी से मिली। बिहार में पहले भी सामाजिक उत्थान बहुत उस तरह का नहीं था, कोई इतना बड़ा सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ऐसी कोई सामंती व्यवस्था नहीं थी जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों में रही। वहां स्थिति पहले भी ठीक थी, जातियां पहले भी जागरूक थी और पिछड़ी जातियां भी। तो वो खैर एक अलग उसका विषय हो जाएगा, लेकिन उसमें आवाज देने के बाद भी आपने उनको क्या दिया? रोजी रोटी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको स्वास्थ्य की सुविधा क्या दी? आपको तो ये सुविधा है, लालू यादव को ये सुविधा है कि सिंगापुर में भी जाकर के इलाज करा सकते हैं जी। लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बिहार के लोग, उन्हीं की जाति के लोगों की अगर हम बात करें तो लोग कहाँ इलाज कराएंगे? वो तो धक्के खा रहे हैं वही IGIMS में या PMCH में, या अगर थोड़े से पैसे हैं तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैर भी जुगाड़ लगा रहे हैं कि सीट मिल जाए, भर्ती हो जाए। बाकी लोगों का क्या होगा? आपने ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जो सामाजिक सुधार के लिए क्या व्यवस्था ले? व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट हुआ। 1200 परिवार हो, 1300 परिवार हो, उन परिवारों का की सामाजिक हैसियत बढ़ी, उनकी आर्थिक हैसियत बढ़ी, राजनीतिक हैसियत बढ़ी, और बाकी सब लोग जहां थे वहां कछुआ चाल से चल रहे हैं। और जो जिस गति से अगर कुछ हो गए, अच्छे हो गए तो अच्छे हो गए, या जो लोग बाहर निकल गए सो लोग अच्छे हो गए। तो राजनीति में इसी को बदलने का समय है। इसको बदलने का समय इस लिहाज से है कि नई, अगर परिवार को अगर छोड़ दें तो कंपटीशन बढ़ेगा, जो संसदीय राजनीति में शामिल होने वाले लोगों में कंपटीशन बढ़ेगा। लोगों में एक भावना होनी चाहिए है कि हम अगर मेहनत करते हैं, किसी पार्टी का झंडा ढोते हैं तो हमारा भी मौका आ सकता है। नहीं, देखिए ना, ये धारणा बननी जरूरी है। अजीत जी देखिए ना, हम प्रशांत किशोर की पार्टी की बात नहीं करते, वहां तो नए लोग जुड़ रहे हैं। जो पुरानी पार्टियां हैं, JDU, BJP, RJD, वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है? इस परिवार ने, या फिर वे ही चुनाव लड़ेंगे, उनका ही कोई लड़ेगा? इनके यहां जो पहले ही बिहार की स्थिति ये बन गई कि अच्छे लोग राजनीति से दूर चले गए, अच्छे लोग आ ही नहीं रहे राजनीति में। दूसरा, जो पुराने लोग ही लड़ेंगे, परिवार के लोग ही लड़ेंगे, किसी नए को मौका नहीं मिलेगा। तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में इनके भी जो कार्यकर्ता हैं वो मानकर बैठ गए हैं कि देखो भाई, अब तो हम सिर्फ झंडा उठाने वाले हैं, हमें मौका नहीं मिलना है। और कहां मौका? देखिए, लालू यादव कभी क्या थे, कहां से उठाकर किसको टिकट दे देते थे? तो कहा जाता था कि वंचितों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। और देखिए, 18 साल के बाद नीतीश कुमार की, देखिए 2005 में, 2000 की बात करें, 2005 की भी बात करें, 18 साल से तो सत्ता में है। 18 साल के बाद भी आप वहां नहीं पहुंचे हैं जहां आप यह कह पाए कि हम बाघ के सामने, यदि आप मानते हैं कि दूसरी पार्टियां बाघ को लड़ाती है, तो आज भी 18 साल के बाद आप बाघ के सामने अच्छे व्यक्ति को लड़ाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाए, तो यह विफलता ही है ना, राजनीतिक विफलता है और बिहार की कमजोरी है।
बिल्कुल, और ये तो उसी में आगे जोड़िए, ये तो आपके सामाजिक समीकरण की भी विफलता है ना, जब आपने एक सामाजिक बिल्कुल। समीकरण बनाया हुआ है कि आपके साथ लौकुश है, अति पिछड़ी जातियाँ हैं, महादलित जातियाँ हैं और आपके पास 70% वोट का अगर एक सामाजिक समीकरण आप कहते हैं कि हमने बना रखा है, तो फिर आप किसी जी। को लड़ाइए। फिर किसी हुँ, खास नेता को या उस खास नेता के बेटे-बेटी या पत्नी को लड़ाने की क्या ज़रूरत है? जब आपका बिल्कुल, सामाजिक सामाजिक समीकरण अच्छा है, और यही बात बीजेपी के लिए है, अगर आपका हिंदुत्व की राजनीति इतनी ही मजबूत है, तो किसी खास चेहरे को ही क्यों लड़ाना है? फिर तो आप किसी को लड़ाइए। हुँ, और उस अपनी भाई, जब अगर राजनीति विचारधारा की हो रही होती या सामाजिक समीकरण की हो रही होती, सिर्फ इन्हीं दो चीजों की हो रही होती, तब तो व्यक्ति गौण हो जाता, फिर तो व्यक्ति का मतलब नहीं है। तो इसका बिल्कुल, मतलब है कि आपको अपनी विचारधारा पर भी यकीन नहीं है और आपको अपने सामाजिक समीकरण पर भी यकीन नहीं है। उसको हुँ, आप सब्सिडियरी मान रहे हैं, ये सब्सिडियरी चीज है, हमको पहले एक चेहरा आगे करना है जो मजबूत हो, जो बाघ टाइप का हो। तो वो उस चेहरे से अगर बंध जाएंगे, आप उस चेहरे के बंधुआ हो जाएंगे, तो फिर आप क्या दूसरे लोगों का भला करेंगे? तो सबसे पहले तो यही धारणा टूटनी चाहिए है कि ये जो व्यक्ति है, इस परिवार का ही व्यक्ति होगा, जिसके पास बहुत पैसा है या जिसका बहुत बाहुबल है, वही जीत सकता है। ये धारणा टूटनी चाहिए। प्रशांत जी, किशोर इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अब ये चीजें सर से ऊपर जा रही हैं, पानी सर से ऊपर जा रहा है। धीरे हुँ, धीरे पहले एक समय था जब एक पार्टी के लिए कहते थे, दो पार्टी के लिए कहते थे, या प्रादेशिक पार्टियों के लिए होता था। राष्ट्रीय पार्टियों में हर जगह यही ट्रेंड है। और कुछ बिल्कुल, अच्छा हो बुरा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह कह के कम से कम लोगों को जागृत कर दिया है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। वो खुद भी कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी कर रही है, ऐसा नहीं है उनकी पार्टी नहीं जी, कर रही। लेकिन हुँ, वो कह रहे हैं, इसका एक मैसेज लोगों में जा रहा है। लोग उस विरोधाभास को भी अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये विरोधाभास है, बिल्कुल, प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं और उनकी पार्टी दे रही है परिवार के लोगों को ही टिकट। लेकिन लोगों के समझ में ये बात आ रही है, उसी प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो भी बात लोगों की समझ में आ रही है। और इतना विजिबल हो गया है, अब इतना विजिबल है, अब राहुल गांधी की सीट खाली हुई तो वहां प्रियंका गांधी वाड्रा ही लड़ेंगी। और जी, ऐसा नहीं है कि वो हुँ, सीट कोई रायबरेली या अमेठी की सीट है जो आप 3 पीढ़ी से लड़ रहे हैं। एक नई सीट बिल्कुल, आपके लिए खोजी गई, जो जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, वहां राहुल गांधी जाकर के मजबूरी में लड़े। 2019 के चुनाव में जब लगा कि अमेठी हार जाएंगे, और वो सीट भी अब पुश्तैनी हो गई, उस सीट पर भी अब आपके बाद आपकी बहन लड़ेंगी और उसके बाद उनके बच्चे लड़ेंगे। जी, तो ये जो राजनीति है, और देखिए, आप एक आदमी एमपी हो गया, अब उसी के बेटे को हम उसकी सीट पर से एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे। ये कांग्रेस ने भी हुँ, पंजाब में 2 सीटों पर किया। उनके राजा बिल्कुल, अमरिंदर सिंह वारिंग जो है वो एमपी हो गए गुरदासपुर, तो उनकी उनकी पत्नी को टिकट दे दिया उनकी सीट पर की दरबार से। और सुखविंदर सिंह रंधावा एमपी हो गए तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया डेरा नानक साहब सीट से। तो ये इस तरह से सभी पार्टियां कर रही हैं कि पति एमपी हो हुँ, गए तो पत्नी को एमएलए का टिकट दे दो, बाप एमएलए एमपी हो गया तो बेटे को एमएलए का टिकट दे दो। ये सारी पार्टियां कर रही हैं। तो इससे लोगों को एक मैसेज अब लोग दिखने लगा है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छिपती नहीं है। कहीं कोई बेटे को लड़ा बिल्कुल, रहा है, अपनी पत्नी को लड़ा रहा है, तो लोगों को जानकारी हो रही। और कहीं ना कहीं ये मन में चिढ़ तो आती ही होगी ना कि भाई ये देखिए बाकी कार्यकर्ता झंडा उठा रहे हैं। तो इसका हुँ, एक फॉल आउट तो हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि एक फॉल आउट तो ये हुआ है कि अब किसी पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ता नहीं है, कि जो नहीं झंडा है, उठा करके आप नहीं है, वो क्यों जी, क्यों होगा जब उसको पता है कि हुँ, उसको उसको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, राजनीति में वो आगे नहीं बढ़ सकता है एक सीमा से ज्यादा, तो वो क्यों नहीं पैसे कमाए? या जब जी, उसका टाइम है तो आपसे पैसे मांगे कि आप पैसे दीजिए तब हम आपकी रैली में आएंगे, आप पैसे दीजिए तब हम आपका झंडा उठाएंगे, आप पैसे दीजिए तो आपके प्रचार में जाएंगे। तो ये पार्टियां, और इसी के लिए नेता पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा हुँ, दुष्चक्र बना है जिसमें लोगों ने प्रतिबद्ध कार्यकर्ता गंवा दिए, विचारधारा की राजनीति खत्म कर दी, सामाजिक समीकरण की राजनीति भी काफी हद तक खत्म कर दी। अब इंडिविजुअल को चुनाव लड़ना है और उस इंडिविजुअल को पता है कि हमको चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो हम तो बिल्कुल, सुन के दंग रह जाते हैं कि जहां लोग चुनाव एक समय में 2 लाख रुपए में चुनाव लड़ लेते थे, वहां करोड़ की रकम तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों की रकम की। कई कई करोड़ रुपए विधानसभा के चुनाव में लोग खर्च कर रहे हैं, तो कहां से आएगा? नहीं, तो आप राजनीति में विधानसभा लोग चुनाव पैदा की हुए। बात कर रहे हैं अजीत जी, एक मुखिया जी हमको मिले, पिछले 4 दफे से मुखिया हो रहे हैं। और वह तो मैंने पूछा कि आप कैसे जीत जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, जब मैं पहली बार लड़ा था तो करीब 50,000 लाख रुपया खर्च हुआ था। अब कितना खर्च हो जाता है मुझे पता ही नहीं है। तो अब क्या आप जीत कैसे जाते हैं, क्योंकि सब लोग आपको हराने में लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले क्या होता था कि पहले लिफाफा जो है ना, हम परिवार के मुखिया के नाम भेजते थे। उसमें ही परिवार के पूरे वोटरों का पैसा होता था। लेकिन देखिए परिवार की स्थिति क्या हो गई है। तो हमें बाद में यह बात समझ में आ गई कि मुखिया जी जो है, परिवार के मुखिया, चाहे वो पिताजी हो, दादाजी हो, वो लिफाफा खुद रख ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अब उस परिवार में जितने वोटर हैं उनके नाम से लिफाफा बनाते हैं।
और कोशिश यह करते हैं कि वो लिफाफा उस घर में जब जाए तो कम से कम 2 लोग 3 लोग सामने हो। तो अब क्या स्थिति हो गई, चाहे बाबूजी हैं चाहे दादाजी हैं, तो बहू भी कह रही है, पोता भी कह रहा है, मेरा जो पैसा आया है वो कहाँ है, पहले मेरा वाला दे दीजिए। तो स्थिति और परिस्थिति, राजनीति करने का तौर तरीका तो यहां तक बदल गया है। तो इसी वजह से बदला है ना कि एक ही आदमी को आप बार बार बिठाए रहते हैं। अगर आप बदलने का जी सिस्टम बना दीजिए, इसके लिए भी सिस्टम बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर बहुत सारी चीजें बदलने की बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि हम राइट टू रिकॉल ले आएंगे और 2.5 साल के बाद हम सबसे एफिडेविट साइन कराएंगे और 2.5 साल के बाद अगर लोग वापस बुलाना चाहें तो हम हटवा देंगे उसको। उसके जी साथ ये भी करना चाहिए कि हम तय करेंगे कि 2 बार से ज्यादा किसी को टिकट नहीं देंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पार्षद और मुखिया का चुनाव हो, हम 2 बार से ज्यादा नहीं देंगे। ये अगर अगर आप इस नियम को नहीं लागू करते हैं ज्ञानेश्वर जी, और ऐसे लोगों को लोग नहीं हराते हैं, तो ये पैसे का खेल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो जीतेगा वो 5 साल पैसे इकट्ठा करेगा अगली बार पैसे बांट करके जीतने के लिए, फिर अगली बार जीत गया तो उससे भी ज्यादा पैसे इकट्ठा करेगा। तो राजनीति और उसके आधार पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ बनी है, शासन तो राजनीति से ही चलनी है ना भाई। जो हम लोग की सरकार बननी है वो तो चुनाव लड़के जो आएगा वही बनाएगा। तो अगर चुनाव लड़ने में कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके आएगा तो फिर उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसको पता है कि अगली बार इससे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये हम लोग देखते थे पहले कुछ राज्यों में होता था। तमिलनाडु के बारे में आज से 10-15 साल पहले खबर आई थी कि जब बहुत सख्ती होती थी इनकम टैक्स की और वो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो अखबार में रख के लिफाफे जाते थे पैसे के। अखबार के साथ हॉकर को पैसे दिए जाते थे, अखबार के सेंटर पर, वहां अखबार के अंदर पैसे डाल करके भेजे गए और चुनाव चिन्ह कैंडिडेट का। तो तरह तरह के तरीके लोग निकालते थे पैसे पहुंचाने के। जो छोटे राज्य हैं, गोवा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में क्या है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी 20-20 हजार वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी, टोटल 20 हजार वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से 12 हजार वोट गिरेंगे, उसमें से अगर आपको 6 हजार मिल गया तो आप चुनाव जीत जाएंगे। तो वहां जो बार बार जीतता है वो 6 हजार वोटर कैप्टिव बना लेता है। वो 6 हजार लोगों की हर जरूरत 5 साल पूरी करता है। उसके घर में शादी है, मुंडन है, बच्चे का जन्मदिन है तो वो गिफ्ट भेजना, उनको पैसे भेजना, उनके ग्रोसरी का खर्च उठाना, अगर वो घूमने जा रहे हैं तो उनके घूमने जाने का खर्च उठाना, वो 5 साल उनको कैप्टिव बना करके रखता है, फिर वो लोग उसको वोट देते हैं। तो ये राजनीति तो अब इस दिशा में चली गई है, और ये सिर्फ इस वजह से है कि आप कैंडिडेट नहीं बदलते हैं, आप एक परिवार के लोगों को टिकट देते हैं, या जो बाहुबली हो गया फिर उसको देते हैं, फिर वो अपने परिवार का एक साइकिल बना लेता है। तो जब तक ये चीजें नहीं टूटेंगी, जब तक लोग, इसका बड़ा डायमेंशन ये हो गया, एक तो सबसे पहले राजनीति की सफाई होगी, नए लोग राजनीति में आएंगे, फ्रेश ब्लड राजनीति में आएगा, तो वो हो सकता है कि नए विचार लेकर के आए, कुछ सब नहीं आए लेकिन कुछ लोग तो नए विचार लेकर के आएंगे, तो इससे राजनीति बदलेगी। दूसरे, ये जो करप्शन है, ये भ्रष्टाचार की जड़ जो है यहीं पर है। ये जड़ काटने के लिए भी जरूरी है कि आप परिवार के लोगों को हरवाएं, क्योंकि जब वो हारेगा, जब उसको पता चलेगा कि उसका पैसा उसकी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता है, तभी वो भी बदलेगा और तभी पार्टियां भी बदलेंगी। तो ये जो सवाल है कि अगर ये बाई इलेक्शन में परिवारवाद का जो खेल बिहार में है, अगर बिहार के लोग इसको डिफीट करते हैं, अगर हराते हैं, तो अगले ही साल से बिहार में नई राजनीति शुरू हो सकती है। पार्टियों को मजबूर होना होगा, हर सीट पर नहीं करें लोग, कुछ जगह फिर भी टिकट दें लोग, लेकिन नए लोगों को ले आने की सोच उनके भीतर आएगी। पैसे के दम पर चुनाव जीतने की सोच खत्म होगी। ये राजनीति की व्यापक तौर पर राजनीति की सफाई के लिए जरूरी है कि जो लोग परिवार के आए हैं, ब्लेटेंट जहां परिवार का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आपने जगदानंद सिंह का इस्तेमाल किया, का नाम का, इतने समाजवादी नेता बनते हैं, इतनी प्रगतिशीलता की बातें करते हैं, उनके ऊपर हम ये नहीं करें, उनके ऊपर भी हमने नहीं सुना है कि कभी भ्रष्टाचार वगैरह के कभी आरोप नहीं। साफ सुथरी छवि के नेता, एक समाजवादी पृष्ठभूमि रही है, लेकिन इस तरह से क्या परिवारवाद के मुंह से आप नहीं निकल सकते हैं। आप दूसरे लोगों को वहां, जब आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के और आपका एक बेटा एमपी हो गया, तो जरूरी नहीं है कि आप ही का बेटा फिर एमएलए बने। आप दूसरे राज्य के बच्चे को ही आगे करिए, दूसरा क्या वो और बेटे जो है ना, बेटे जो है अवसर के हिसाब से पार्टियां भी बदल लेते हैं। सुधाकर सिंह, आपको याद होगा, बीजेपी से चुनाव लड़े थे, अजीत सिंह जेडीयू में चले गए थे, लेकिन जब मौका आया और टिकट की बारी आई, चुनाव लड़ने की बारी आई, तो फिर अपने अपने घर में वापस आ गए कि बस यहीं से लड़ना है। हाँ, देखिए, हमको यही ध्यान आया कि जब सुधाकर सिंह जेडीयू से जीत गए और छोटी छोटी बातों पर कितनी बड़ी नैतिकता की बातें करने लगे, मोरल स्टैंड लेने लगे, नीतीश कुमार का विरोध करने लगे, तो आरजेडी से जीत करके, ठीक बात है, आरजेडी से जीत करके अलायंस में थे और नीतीश कुमार के खिलाफ जो अटैक कर रहे थे, माफ करिएगा, बिल्कुल, दोनों की सरकार महागठबंधन की सरकार थी, तो आप, ऐसा लगता था, हम लोग भी एक आदर्शवादी मानते थे कि युवा है, आदर्श है एक, और पार्टी के गठबंधन में रह के भी सरकार के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन जहां स्टैंड लेता है वहां आपको ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं। यहाँ भी तो आप ही को, आपको कहना चाहिए था कि नहीं, ठीक है, कोई नया लड़का आए, हमारे समर्थकों में से कोई आए, हमारी पार्टी में से कोई आए। इसी तरह से ये सब जहां ब्लेटेंट इस तरह का हुआ है, जैसे जीतन राम मांझी का,
केंद्रीय मंत्री हैं, आपका बेटा राज्य में मंत्री है, तो क्यों नहीं कोई दूसरा उस वंचित महादलित समाज का कोई दूसरा व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय हो। और उन्होंने क्या एब्सर्ड लॉजिक दिया अपनी बहू के बारे में कि हमारे मुख्यमंत्री होने के, केंद्रीय मंत्री होने के पहले वो सक्रिय थी। तो क्या और लोग सक्रिय नहीं थे उस समय से? 10-20 साल से कोई और उस समाज की महिला सक्रिय नहीं है? बिल्कुल, या कोई पुरुष सक्रिय नहीं है 10-20 साल से जो समाज अति महादलित समाज के लिए काम करता हो? तो जहां इस तरह का ब्लेटेंट मिसयूज हुआ है, सुरेंद्र यादव के बेटे को देने की बात है, आप एकदम फिफ्डम बना रहे हैं, ये तो राजतंत्र बना रहे हैं कि ये राजा का राज तिलक होगा, आपके बाद आपके बेटे का, उसके बाद उसके बेटे का। तो जहां इस तरह की ब्लेटेंट चीजें हुई हैं, वहां कम से कम लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए है। और पहले कह सकते थे कि विकल्प नहीं है, क्या करें अब सुरेंद्र यादव का बेटा है, बीजेपी सुनील पांडे का बेटा। हाँ, वही कह रहे हैं, बीजेपी हो चाहे ये हो, लेकिन पहले अभी प्रशांत किशोर नहीं थे तो आप कहते ना कि भाई, लोग कहते कि क्या करें हम, बेलागंज में तो सुरेंद्र यादव है या मनोरमा देवी है, इसी में से किसी को चुनना होगा, दोनों परिवार के लोग हैं। लेकिन अब तो आप नहीं कर सकते, अब तो आपके पास एक विकल्प है, एक अच्छा विकल्प है आपके सामने, आप क्यों नहीं उस विकल्प के लिए जा सकते हैं? तो ये अब पहले वाली बात नहीं है। पहले जो मजबूरी होती थी कि अब दो लोग, दो पार्टियां या दो गठबंधन है और दोनों परिवार के लोगों को ही खड़ा किया है, या दोनों ने बाहुबली ही लड़ा है, दोनों बाघ ही लड़ा रहे हैं दोनों, तो अब क्या करें? तो अब मान लीजिए कि आप ही उसी आपके नैरेटिव में बात करें, उसी की शब्दावली में बात करें, तो अगर दोनों जो पुराने गठबंधन है वो बाघ लड़ा रहे हैं, तो एक बकरी तो लड़ रही है ना वहां, आप देखिए। और वो बकरी जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वो जो बकरी जिसको आप कहते हैं वो आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है, आम बिहारी को रिप्रेजेंट कर रही है। सबकी हैसियत उसी तरह है। 1200 परिवारों को छोड़ दें तो बाकी करोड़ों परिवारों की हैसियत उसी बकरी की तरह है, जिसको कह रहे हैं, जिसको नेता कहते हैं कि हम बाघ के खिलाफ बकरी कैसे लड़ा दें। तो ये बिहार के करोड़ों लोगों की हैसियत उसी बकरी वाली है, तो आप क्यों नहीं उसके साथ खड़ा होते हैं? ये तो सामान्य टेंडेंसी है कि आप अंडरडॉग के साथ खड़े होंगे, जो आपकी तरह का है उसके साथ खड़े होंगे। तो अगर बिहार के लोग खड़े हो गए इस बार, बेलागंज में, तरारी में, रामगढ़ में, इमामगंज में, बिहार के लोगों को एक मैसेज देना है कि ये परिवारवाद और ये बाहुबल और ये धन बल, ये बिहार की राजनीति को डिफाइन नहीं करेगा। ये पूरे देश में बिहार की प्रतिष्ठा का मामला भी है। बिहार को इसी से डिफाइन किया जाता है, इसी से स्टीरियोटाइप किया गया बिहार को। इस स्टीरियोटाइप को बदलना है कि परिवारवाद नहीं, धनबल नहीं, बाहुबल नहीं, अच्छा उम्मीदवार देख करके हम वोट कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, बिहार हमेशा बदलाव का रास्ता दिखाता है, और जब बिहार बदलता है तो देश बदलता है। तो देखना होगा, देखिए उपचुनाव है 4 सीटों का ही, क्या बिहार में सफाई होगी? और यदि सफाई नहीं हुई तो क्या शुरुआत हो गई, इसे भी नोटिस किया जाना है। यदि शुरुआत भी हो गई तो बड़ी बात होगी। तो हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव स्विच को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्विच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, एक्स हैंडल पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।